सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद हुआ है बड़ा खुलासा। माफिया अशरफ का साला सद्दाम दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर से उसकी गिरफ्तारी की है और सद्दाम पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। दुबई की पुरानी फोटो उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर की थी, एजेंसियों को कंफ्यूज करने के लिए भटकाने की कोशिश करी सद्दाम ने। गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। उमेश पाल केस के बाद से दुबई नहीं गया सद्दाम, लेकिन बीच में सोशल मीडिया पोस्टिंग की। पुलिस को बरगलाने के लिए दुबई की एक फोटो उसने शेयर की थी, सुरक्षा एजेंसियों को भटकाने के लिए। कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली अलग अलग लोकेशन बदल कर रहा है सद्दाम। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और उनके साथ खास मेहमान हैं अमिताभ यश हैं, एडीजी एसटीएफ। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से यह ऑपरेशन पूरा किया गया और अब सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद क्या उम्मीदें एसटीएफ को हैं इस केस से। जी ऋषभ। हाँ, मेरे साथ यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश हैं। एसटीएफ काफी दिनों से खोज कर रही थी सद्दाम की, उसकी कैसे गिरफ्तारी हुई, किन हालातों में, वो हम उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, आप बता पाएंगे कैसे गिरफ्तारी हुई है, कहां से, उस वक्त कहां था ये? सद्दाम अशरफ का सगा साला है और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पीछे लगातार एसटीएफ बरेली यूनिट काम कर रही थी और कई बार इसको साउथ इंडिया में ट्रैक भी किया गया घटना के बाद में। बेंगलोर, मैसूर, बॉम्बे में ट्रैक किया गया, उसके बाद कुछ समय के लिए गायब हो गया और फाइनली कल रात्रि में इसको दिल्ली में मालवीय नगर से डीडीए फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, जहां ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। ये गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है। चूंकि अशरफ का सगा साला है, इसलिए इसको गैंग के अंदरूनी कार्यों की जानकारी है। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये लगातार बरेली में रहकर, बरेली में एक फ्लैट किराए पर लेकर वहां रहता था और अशरफ के सारे काम देखा करता था, जेल का मैनेजमेंट करता था, बाहर अशरफ के प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीन का काम भी कर रहा था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। घटना के बाद जब बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो ये जानकारी हुई कि सद्दाम ने सभी शूटर्स को ले जाकर के घटना के पहले बरेली जेल में अशरफ से मिलवाया था। ये 9 लोग गए थे इससे मिलने अशरफ से और वो सभी फेक और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जेल में दाखिल हुए थे और 2.5 घंटे अशरफ के पास सभी शूटर्स रहे थे। क्योंकि ये गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है, इसलिए सभी शूटर्स को व्यक्तिगत रूप से जानता था। सभी शूटर्स बरेली में इसी के पास ठहरे थे जब वो किसी केस में वांछित नहीं थे और इस फुटेज से ही ये प्रमाणित हुआ था कि अशरफ इस टोटल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और इससे ये भी इंगित होता है कि सद्दाम भी इस घटना के बारे में कुछ जानकारी रखता था पूर्व से या उसमें किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व था। अगर इसकी फरारी की बात कर ली जाए, एक बात ये भी सामने आ रही थी, सोशल मीडिया में इसके फोटोग्राफ कुछ विदेशों से, दुबई से भी पोस्ट हुए थे, तो क्या ये बाहर गया था कहीं फरारी के दौरान? ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं हुई कि ये कहीं बाहर फरार हुआ था, वो किसी फॉरेन कंट्री में गया था, लेकिन साउथ इंडिया में, बॉम्बे में रहने की इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। इंट्रोगेशन भी हो रहा है, इंट्रोगेशन से भी काफी कुछ जानकारी मिलने की संभावना है। अभी भी शाइस्ता की बात कर लें, गुड्डू मुस्लिम की बात कर लें, जो उमेश पाल हत्याकांड था वो कहीं ना कहीं से एसटीएफ के लिए चुनौती बना, सद्दाम की गिरफ्तारी से उस दिशा में कुछ सहायता मिलने वाली है? हमें उम्मीद है कि सद्दाम से के इंट्रोगेशन से जो बातें सामने आएंगी उससे और भी गिरफ्तारियां संभव होंगी। ये तो पक्का है कि इसकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही जो भी फरार हैं इस केस में, चाहे वो शूटर्स हों या कॉन्स्पिरेटर्स हों, वो अपना स्थान बदल देंगे। लेकिन इन्हीं प्रकार की इंट्रोगेशन से प्राप्त जानकारियों के आधार पर पुलिस को सफलता मिलती है और उम्मीद है कि हम भी और अन्य को भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उमेश पाल हत्याकांड में इसका क्या रोल था? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सभी शूटर्स को ये व्यक्तिगत रूप से जानता था,
इसने सभी शूटर्स को बरेली में अपने पास ठहराया और उसके बाद जेल में मैनेज करके उनको मिलवाने के लिए अशरफ के पास ले गया और ये जेल में 2.5 घंटे तक ये सभी शूटर्स रहे। तो इससे ये साफ इंगित होता है कि इस पूरे घटना में ये शामिल था, पूरी घटना की इसको जानकारी थी और इसको प्लान करने में एक इसका अहम किरदार था, क्योंकि ये सभी शूटर्स को अपने पास ठहराया और बरेली में जेल में भी मिलवाने के लिए, जहां इसकी फाइनल डिटेल्स की प्लानिंग हुई होगी अशरफ के पास, वहां ले गया था। बरेली में जब बरेली जेल में अशरफ आया उसके बाद ही सद्दाम भी बरेली आया, उससे पहले इसकी प्रयागराज में क्या एक्टिविटी थी? ये प्रयागराज में पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये गैंग का इम्पोर्टेंट मेंबर है और इस पर कुल 6 मुकदमे कायम हैं और ये अलग अलग वर्षों में कायम हुए हैं। 2015 में पहला मुकदमा कायम हुआ था। तो ये गैंग का एक इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है और लगातार गैंग के कार्यों में शामिल रहा है। तो जैसे अतीक की तमाम नामी बेनामी संपत्तियों की जांच भी चल रही है, तो ऐसा कुछ इनपुट मिल सकते हैं अगर आप कस्टडी रिमांड में लेते हैं, कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी? ये उम्मीद है कि काफी कुछ जानकारी गैंग के बारे में मिलेगी। बहुत सारी जानकारियां तो पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन और भी मिलेंगी, क्योंकि ये गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था। क्योंकि अतीक के कब्जे की जो जमीनें थी जो सरकार के पास आ गई बाद में, उस पर कुछ फ्लैट्स भी बनाए गए हैं गरीबों के लिए, तो अगर ऐसा कुछ पता चलता है कि तमाम संपत्तियों की कुछ जानकारी मिलती, तो जाहिर सी बात है कुछ राहत होगी और सरकार के लिए भी उपलब्धि होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की अगर कोई बात है, इसके पास कोई जानकारी है, वो सबका इस्तेमाल इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई में किया जाए। इसके पास से क्या बरामदगी हुई? कोई असलहा या कोई और डॉक्यूमेंट? कोई असलहा, किसी असलहा की बरामदगी नहीं हुई है। इसके पास एक कार मिली है और 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं। अभी उन सब के एनालिसिस से आगे क्या निकलता है वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो यूपी एसटीएफ के चीफ एडीजी अमिताभ यश जो बता रहे हैं कि 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और यही मोबाइल होंगे जो इस चाहे उमेश पाल हत्याकांड हो या अतीक के गैंग से जुड़े हुए तमाम जो चीजें हैं उनके बारे में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। यश से बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हासिल करने के लिए कि किस तरीके से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।